नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में। मैं दिनेश कुमार डीकेज डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स के तहत आज आपसे बात करूंगा 23 अप्रैल 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि हम रोज़ सुबह 7 बजे इस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो जिन साथियों को इसकी अपडेट नहीं मिल रही है वो डायरेक्ट मेरे चैनल पर जाकर इसकी विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो उसको प्रेस करने के बाद आपको टाइमली मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी यूनियन कैबिनेट ने कोविड-19 जो एपिडेमिक है उससे उत्पन्न स्थिति के मद्देनज़र एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में संशोधन के लिए एक ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दी है। अब अगर किसी हेल्थ वर्कर के ऊपर कोई हमला करेगा तो उसे कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा, यानी कि इसमें बेल नहीं होगी अपराधी की। इस ऑर्डिनेंस में हेल्थ वर्कर्स को चोट पहुंचाने या उनको नुकसान पहुंचाने या उनकी किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करने पर उसकी क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। हमारे मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जो हेल्थ कर्मी हैं उनके साथ अगर इस तरह की कोई हिंसा होती है तो ऐसे अपराधों में 30 दिन के भीतर इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी और 1 साल में फैसला दिया जाएगा। उसके अलावा अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा का प्रोविजन किया गया है इसके अंदर। साथ में अगर किसी स्वास्थ्यकर्मी के व्हीकल को या क्लिनिक को नुकसान पहुंचा जाता है तो उसके लिए दोषियों को जो हुआ डैमेज प्रॉपर्टी के मूल्य का दुगना जुर्माना लगाकर उसको वसूला जाएगा। तो एक अच्छा कदम है, क्योंकि अब हेल्थ वर्कर्स पे कई जगह पे हमले हुए हैं, तो इसे देखते हुए गवर्नमेंट ने फैसला लिया है। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि हमारे मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों की बैठक हुई थी और उन्होंने इस बैठक के बाद अपना जो उनका एक प्रपोज्ड प्रोटेस्ट उनका होना था उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, खत्म कर दिया है। बढ़ते आगे, हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है CCEA, उसने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए फास्फेट और पोटास जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं उस पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को उसकी जो है रेट को मंजूरी दी है। नाइट्रोजन के लिए 18 रुपये 78 पैसे प्रति किलो, फास्फोरस के लिए 14 रुपये 88 पैसे, पोटास के लिए 10 रुपये 11 पैसे और सल्फर के लिए 2 रुपये 37 पैसे प्रति किलो सब्सिडी दी जाएगी। कमेटी ने अमोनियम फास्फेट जैसे कॉम्प्लेक्स उर्वरक को भी सब्सिडी योजना के तहत लाने को मंजूरी दी है। 2020-21 के दौरान इस सब्सिडी पर 22,186 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने की आशा है, उम्मीद है। फास्फोरस और पोटेशियम पर यह सब्सिडी सीधे जो कंपनियां हैं उनको दी जाएगी। बढ़ते आगे, कैबिनेट ने असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो यूटी है हमारी, उनके लाभार्थियों को प्रधानमंत्री किसान योजना जो हमारी है उसके लाभ प्रदान करने के लिए आधार की अनिवार्यता को से अगले वर्ष 31 मार्च तक छूट देने की मंजूरी दी है। इसका कारण ये था कि इन क्षेत्रों में जो बेनिफिशियरीज हैं उन्हें आधार उपलब्ध कराने के कार्य में भी टाइम लगेगा, इसलिए डिसीजन लिया गया था। हमारी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या PM किसान योजना जो है उसके तहत जो बेनिफिशियरी होते हैं उन्हें हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं और ये जो अमाउंट होता है ये 4 महीने में 2-2 हज़ार प्रति 4 महीने 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में बैंक खातों में भेजा जाता है। तो ये सरकार ने अभी इन इलाकों में जिनका मैंने नाम लिया था उनमें आधार की अनिवार्यता को 31 मार्च अगले साल तक पोस्टपोन कर दिया है। बात करते हैं, हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश को पिछली डेट से मंजूरी दी है। इस अमाउंट का जो उपयोग होगा वो 3 फेजेज में किया जाएगा। 7,774 करोड़ रुपए का जो प्रोविजन होगा वो तत्काल कोविड-19 आपात कार्यवाही के लिए किया जाएगा। उसके अलावा बाकी जो अमाउंट होगा उसे 1 से 4 वर्ष के जो मिड टर्म होगी उसके लिए खर्च किया जाएगा। इस पैकेज का जो मेन पर्पज है वो देश में जांच प्रणाली के विकास, समर्पित उपचार केंद्रों की स्थापना, इन्फेक्टेड रोगियों के उपचार के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की केंद्रीकृत खरीद के जरिए कोविड-19 के फैलाव को सीमित करना है। इस पैकेज का उद्देश्य भविष्य में महामारी के प्रकोप से बचना और तैयारियों में सहायता के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत और अनुकूल बनाना भी है। इसके तहत प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी और निगरानी गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही बायोसिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस, पेंडेमिक रिसर्च और जो जोखिम संचार एक्टिविटीज़ हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। बढ़ते आगे, बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़कर 20,471 हो गई है। 3,959 लोग इससे अब तक ठीक हो चुके हैं और 652 लोगों की इससे अब तक डेथ हुई है। ICMR से अपडेट की बात करते हैं। ICMR ने क्लियर किया है कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो कोरोना इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए जो उसका जो रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो टेस्ट होता है उसका विकल्प नहीं है। परिषद ने इस बात के लिए आश्वस्त किया कि इन्फेक्शन की स्थिति में इन
त्वरित एंटीबॉडी जो जांच है उसकी उपयुक्ता और सीमा का आकलन करने के लिए विभिन्न राज्यों से डेटा जुटाने में सहायता दी जाएगी। मंत्रालयों ने राज्यों को इन जांच के लिए निर्धारित मापदंडों का पालन करने की सलाह देते हुए कहा है कि जांच जो है निर्धारित प्रयोजनों के लिए ही की जानी चाहिए। इस रियल टाइम पीसीआर के बारे में हमने 19 तारीख वाली जो वीडियो थी हमारी 19 अप्रैल वाली, उसमें भी कवर किया था इसे। हमारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए देश भर में 723 अस्पताल और 2 लाख आइसोलेशन बिस्तर तैयार हो गए हैं। इसमें 24,000 के आसपास आईसीयू बेड हैं और 12,190 वेंटिलेटर्स हैं। उसके अलावा जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है पीपीई, उसके लिए 77 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हमारे यहाँ पे अभी तैयार हैं और 1,88,00,000 पीपीई का जो है ऑर्डर दिया गया है। तो कुछ तो हमारे देश में बन रही पीपीई जो है और कुछ के लिए हमने बाहर से ऑर्डर देके इसको मंगाया है। हमारे पास इस समय 25 लाख के आसपास N95 मास्क हैं जो हमारे हेल्थ वर्कर पहनते हैं और लगभग 2.5 करोड़ का ऑर्डर हमने इसके लिए दिया है। इसके अलावा कोविड-19 जांच में तेजी लाने के लिए 13 लाख जांच किट की खरीद का ऑर्डर दिया गया है। इससे पहले सरकार ने डॉक्टर्स, नर्सिज और जो आशा वर्कर्स जो हैं उन सहित सभी हेल्थ वर्कर्स का 50 लाख रुपए का बीमा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। हमने अपनी 30 मार्च वाली जो न्यूज़ थी उसमें भी इसको कवर किया था। उसके अलावा कोविड-19 इन्फेक्शन के मामले में जो लाभार्थी होगा उसका इलाज आयुष्मान भारत जो योजना हमारी है उसके तहत फ्री में किया जाएगा। 30 मार्च वाली खबर में भी हमने इसको कवर किया था अपने में। बात करते हैं ईपीएफओ की, जो हमारा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना उसके तहत पिछले 15 वर्किंग डेज में कोरोना संबंधी लगभग 6 लाख के आसपास क्लेम्स जो हैं उन समेत 10 लाख क्लेम्स को सेटल किया है। इस ईपीएफओ ने 3600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की है, जिसमें से 1954 करोड़ रुपए जो है कोविड-19 के जो दावे थे उसके लिए दिए गए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड-19 महामारी के दौर में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की सहायता के लिए 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी। तो ये ईपीएफओ का काफ़ी एक एडमायरेबल वर्क है। सीकर राजस्थान की खबर की बात करते हैं। सीकर जो जिला है उसके पलसाना गांव के सरकारी स्कूल को लॉकडाउन के कारण क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था और उसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 44 मजदूर रखे गए थे। गांव के नागरिकों द्वारा की गई आवभगत से प्रभावित होकर इन मजदूरों ने अपनी ओर से इस गांव को कुछ लौटाने का निर्णय लिया। उन्होंने स्कूल जो था उसकी बिल्डिंग को पेंट करा और उसके पूरे प्रीमिसेस की सफाई कर दी। तो एक अच्छी उन्होंने पहल की इसके तहत कि उनको वहाँ पे क्वारंटाइन में रखा गया था और उन मजदूरों ने गांव वालों की जो आवभगत थी उससे इंप्रेस होकर उस गांव के स्कूल को अच्छा बना दिया। बढ़ते आगे। हमारी जो कैलाश मानसरोवर जो यात्रा होती है हर साल, कोविड-19 महामारी के कारण इस साल नाथुला जो हमारा पास है, नाथुला दर्रा, उसके रास्ते से होने वाली कैलाश मानसरोवर जो यात्रा थी उसको रद्द कर दिया गया है। सिक्किम गवर्नमेंट ने अगले महीने शुरू होने वाली इस यात्रा को नहीं कराने का फैसला किया है। आपको पता होगा जो नाथुला जो हमारा पास है वो सिक्किम राज्य में पड़ता है। चीन के जो तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन है उसमें जो स्थित कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा थी वो उत्तराखंड के अलावा इस नाथुला के रास्ते से भी की जाती है। तो उत्तराखंड में हो सकता है इसको अलाउ किया जाए, लेकिन अभी सिक्किम गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है। सिक्किम सरकार ने अक्टूबर 2020 तक जो डोमेस्टिक जो टूरिस्ट होंगे उनको भी एंट्री पर बैन कर दिया उनकी पे। कोविड-19 के कारण इस राज्य में विदेशी पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा। बात करते हैं बहुत सारे टूरिस्ट को म्यांमार भेजने की। बोधगया हवाई अड्डे से म्यांमार के 258 पर्यटकों को कल म्यांमार इंटरनेशनल एयरवेज के जरिए उनके देश वापस भेजा गया। ये लोग लॉकडाउन के कारण नालंदा, वाराणसी और बोधगया में फंसे हुए थे। उड़ान भरने से पहले पर्यटकों की स्क्रीनिंग और हेल्थ जो है वो टेस्टिंग की गई ताकि कोविड-19 को हम रोक सकें। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर सरकार विशेष निगरानी वाले परिवारों पर नज़र रखने के लिए स्वास्थ्य निधि नामक एक ऐप की शुरुआत कर रही है। तो ये गवर्नमेंट का अपना इंडिविजुअल कदम है। बात करते हैं रमज़ान के महीने की। अभी आने वाले 1-2 दिनों के बाद रमज़ान शुरू होने वाला है। तो कोविड-19 महामारी को देखते हुए रमज़ान के इस महीने में अहमदाबाद की जामा मस्जिद के मौलाना ने लोगों से अपील की है कि वे इस दौरान घर पर रहकर ही प्रार्थना करें, क्योंकि रमज़ान के दौरान लोग मस्जिदों में जाकर प्रार्थना करते हैं। तो अभी क्योंकि हमें भीड़ से बचना है और कोविड-19 को फैलने से रोकना है, तो इसके लिए मौलाना की अपील काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं कारगिल की। कारगिल में कोरोना के चौथे मरीज को कल छुट्टी दे दी गई। उसके संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन से मुक्त कर दिया गया है और इसके साथ ही कारगिल जो है वो लद्दाख का पहला कोरोना मुक्त जिला बन गया है। कारगिल अभी जो लद्दाख हमारा जो यूटी बनी थी उसका एक पार्ट है, तो उसको अब कोविड-19 मुक्त घोषित किया गया है, तो अच्छी बात है अपने आप में। बात करते हैं भारत द्वारा नेपाल को दी गई मदद की।
कोविड-19 महामारी से लड़ाई में भारत और नेपाल इनके बीच जो अपना बायलैटरल जो कोऑपरेशन है उसके तहत नेपाल में भारत के जो हमारे एम्बेसडर हैं विजय मोहन क्वात्रा, उन्होंने कल काठमांडू में वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर भानुभक्त ढकाल को 23 टन से अधिक दवाइयाँ सौंपी। भारत की तरफ से नेपाल की जनता के लिए इस उपहार में पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सहित आवश्यक दवाओं की 8,25,000 के आसपास डोज शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ये दवाएं देने पर भारत का आभार प्रकट किया है। उसके अलावा भारत की तारीफ और लोग भी कर रहे हैं। गेट्स फाउंडेशन के जो सह अध्यक्ष हैं बिल गेट्स, उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने में हमारे प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने मोदी को लिखे लेटर में कहा कि भारत सरकार ने काफ़ी अच्छे कदम उठाए इसे निपटने के लिए। बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल शुक्रवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे और ये उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप यानी यूनिफाइड ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड मोबाइल ऐप की शुरुआत करेंगे और इस दौरान एक स्वामित्व स्कीम है उसकी भी शुरुआत की जाएगी। दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 23 अप्रैल है, हम यूट्यूब पे अपना वीडियो डालते हैं और 23 अप्रैल 2005 को आज से 15 साल पहले यूट्यूब पर इस पहला वीडियो पोस्ट किया गया था। 18 सेकंड की इस वीडियो क्लिप का शीर्षक था मी एट द जू और इसमें यूट्यूब के जो को फाउंडर हैं जावेद करीम, वो अमेरिका के सैन डिएगो जू में दिखाई दे रहे हैं। तो ये पहला वीडियो यूट्यूब पे आज के दिन ही डला था। 23 अप्रैल 1984 को उस वायरस की खोज की घोषणा की गई थी जिसके कारण एड्स होता है। इसके लिए फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट लक मोंटेग्नियर और फ्रैंकोइस बेरेसिनोसी को वर्ष 2008 का नोबेल प्राइज इन मेडिसिन मिला था। उसके अलावा 1995 से हर साल 23 अप्रैल को यूनेस्को जो है वो वर्ल्ड बुक डे मनाता है। ये स्पेनिश लेखक जो हैं मिगुएल डी सर्वेंटस, उनकी पुण्यतिथि वाले दिन मनाया जाता है। उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 को हुई थी और एक कोइंसिडेंस है कि सेम डे को यानी कि 23 अप्रैल 1616 को ही इंग्लिश पोएट और प्ले राइट विलियम शेक्सपियर की भी डेथ हुई थी। इस साल मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर को वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया है और इस साल का स्लोगन है केयरिंग थ्रू रीडिंग। उसके अलावा एक फैक्ट और दोस्तों, आज के ही दिन 23 अप्रैल 1992 को फेमस इंडियन फिल्म मेकर और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले श्री सत्यजीत रे का निधन हुआ था। तो दोस्तों याद थे आज स्टैटिक फैक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू दोस्तों, बाय।